जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. So in this video we will going to solve question number 3 of Feb March 2026 paper 22 AS level accounting or A level accounting 9706 paper 22, and the paper is called Fundamentals of Accounting. The statement of financial position at of NPLC at 1st January 2025 included the following. तो ये आपको दिया हुआ है कि शुरू में डेटा इशूड शेयर कैपिटल आपका कितने थे, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर, ये सब हुआ है, प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करा है, बोनस इशू हुआ है, डिविडेंड पे किया, राइट्स इशू हुआ है. एंड नाउ वी नीड टू प्रिपेयर statement of changes in equity for the year ended 31st December 2025. So let's go step by step. सबसे पहले प्रॉपर्टी को रिवैल्यू करा है, रिवैल्यूड एट 740 फ्रॉम 880. इसका मतलब पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू 880 थी, 880,000 से उसकी वैल्यू 740,000 कर दी, तो कितने से वैल्यू गिर गई प्रॉपर्टी की, 140,000 से. तो अब प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने से डिक्रीज हो रही है, 140,000 से. तो पहले तो आपकी कोशिश ये होगी कि जो भी जितने से भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर रही है ना, उस डिक्रीज को आप फाइनेंस करें रिवैल्यूएशन रिजर्व से. अगर 140,000 या उससे ज़्यादा अवेलेबल है तो बस आप रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ कर लेंगे. लेकिन मसला वहाँ आता है अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में 140,000 से कम मौजूद हो, तो यू कैन सी रिवैल्यूएशन रिजर्व में 110,000 मौजूद है. तो नाउ द मैक्सिमम यू कैन यूज़ 110,000 फ्रॉम दिस रिवैल्यूएशन रिजर्व. आप मैक्सिमम 110,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज़ कर लेंगे ताकि डिक्रीज आपका फाइनेंस हो जाए यहाँ से, और बाकी जो 30,000 है फिर वो आपको रिटेन अर्निंग से यूज़ करने पड़ेंगे. सही है. तो क्या आप लिख सकते हैं 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन. सही है भाई, 1 अप्रैल प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन. सो द टोटल ऑफ 110,000 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर एंड 30,000 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर. तो टोटल इक्विटी से 140,000 इस तरह चलेगी. फिर बोनस इशू फॉर थ्री फॉर एवरी 5 वाज हेल्ड ऑन दिस डेट, रिजर्व्स आर मेंटेन्ड इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म. तो आप डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नंबर ऑफ शेयर्स में, पहले आप कन्वर्ट करें, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/5 करें, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.25 करें. आप डायरेक्ट चाहे इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा, डॉलर में वैल्यू आ जाएगी कि कितने डॉलर के शेयर्स आपने जो ना फ्री में इशू करे. तो 663 फॉर 5 का मतलब 3/5. इसीलिए अगर आप 660,000 को मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे तो आंसर आएगा 396,000. तो आपने फ्री में $396,000 के शेयर्स इशू कर दिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बोनस इशू, बिकॉज यू आर गिविंग आउट शेयर्स फॉर फ्री टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा 396,000 से. लेकिन व्हाट विल यू यूज़ इन ऑर्डर टू इशू दिस न्यू शेयर. सो फर्स्ट यू विल यूज़ शेयर प्रीमियम. तो शेयर प्रीमियम में 396,000 में से सिर्फ 175,000 अवेलेबल है, तो पूरे 175,000 आपने शेयर प्रीमियम से यूज़ कर लिए. इसके बाद यू कैन नॉट यूज़ इवैल्यूएशन रिजर्व इन ऑर्डर टू मेक बोनस इशू. तो फिर आप बाकी जो रिमाइंडर अमाउंट है 396 माइनस 175 कितनी आएगी, वो आप यूज़ करेंगे रिटेन अर्निंग से, तो वो आती है 221,000. सो यू विल गोइंग टू यूज़ 221,000. टोटल वुड बी ज़ीरो, क्योंकि कंपनी जब बोनस इशू करती है, नए शेयर्स फ्री में इशू करती है, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए टोटल में कोई फिगर नहीं आ रही. या हम ये भी कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस करें तो वैसे ही ज़ीरो आएगा. बस इन चारों हेडिंग्स में जो पैसे वो बिलोंग किसको करते हैं, शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करते हैं. तो अगर बस बोनस इशू में हुआ गया है टेक्निकली, अगर अकाउंटिंग वाइज आप सोचें कि एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसे शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, यानी रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के शेयर कैपिटल में चले गए, शेयर प्रीमियम से पैसे निकाल के शेयर कैपिटल में चले गए. इसके बाद डिविडेंड पे करा है 0.02 पर शेयर. ये 1 जुलाई को इशू किया था बोनस इशू, तो यहाँ आप जुलाई लिखें ज़्यादा बेहतर है. 1 सितंबर को आपका डिविडेंड 0.02 पर शेयर. तो अब आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने. तो कैसे निकालेंगे, अब देखें पहले से साल के शुरू में 660 के थे, आपने $396,000 के शेयर्स और इशू करें. तो अगर आप देखें ऐड करके देखें, वर्किंग के लिए कोई स्पेस वगैरह गिवन है, नहीं गिवन है, तो हम यहीं पे कहीं शो कर लेते हैं 660,000 प्लस 396,000. तो शेयर्स कितने के हो गए, 3660 प्लस 396, 1056,000 के शेयर्स हो गए. सही है, 1056,000 के शेयर्स हो गए.
तो अगर एक शेयर आपका $0.25 का है, जैसे ऊपर गिवन है, आप एक शेयर $0.25 का गिवन है, तो ये $1056,000 में कितने शेयर्स आएंगे? तो आप 1056 को डिवाइडेड बाय 0.25 करेंगे जब आप इक्वेशन बनाएंगे, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 4224000। तो एक शेयर के बदले आपने 0.02 का डिविडेंड दिया है, तो 4224000 के बदले कितने का डिविडेंड दिया होगा? तो मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपने दिया होगा $84,480 का डिविडेंड दिया होगा। सो इसीलिए डिविडेंड आपने 84,480 का दिया है, और डिविडेंड जाहिर सी बात है कि ओनर्स अपना शेयर लेके जा रहे शेयर होल्डर्स, तो वो रिटेन अर्निंग्स से माइनस होगा, तो यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। सही। इसके बाद राइट्स इशू, 1 दिसंबर राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या करा भाई, 1 for every 3 शेयर्स वर इशूड, हर 3 के बदले एक नया शेयर्स इशू किया है। तो अब तक कितने शेयर्स हो चुके हैं? अब तक कंपनी के पास हो चुके हैं 4224000 शेयर्स, है ना। इसी को अगर आप 4224000 को मल्टीप्लाई बाय 1/3 करें, तो आपको पता चल जाएगा नए कितने शेयर्स इशू करें, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो 1408000 शेयर्स इशू करे हैं, 1408000। They should have given working besides what this question though. 1408000 शेयर्स इशू करे हैं, सही है। तो वन, और एक शेयर कितने का है? 0.35 का इशू करा है। इस 0.35 में से पार वैल्यू कितनी है? 0.25। तो हर शेयर की पार वैल्यू 0.25 होगी, 0.35 माइनस 0.25 आएगा 0.1, तो 0.1 का प्रीमियम चार्ज करा है। तो 1408000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी पार वैल्यू क्या बनती है। तो पार वैल्यू आप इसमें ऐड करेंगे, यानी 352,000, और 0.1 हर शेयर पे प्रीमियम है, तो टोटल प्रीमियम हो गया 140,800, 14800 इज द टोटल प्रीमियम। सही है। इस तरह ये राइट्स इशू हुआ, टोटल आपका जो बढ़ गया, दोनों को ऐड कर लो 492,800, या आप डायरेक्ट अगर नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करो, जब भी ये आंसर आना चाहिए 492,800। अब और कुछ हुआ है नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 31 दिसंबर को प्रॉफिट फॉर द ईयर आप ऐड कर देंगे रिटेन अर्निंग में, सही है। एंड देन यू विल टेक आउट द टोटल। सो द टोटल दैट यू विल गेट इज 140,800, 104 सॉरी 140,800, इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसका टोटल आएगा प्लस माइनस करके 345,020, और ये आपका टोटल इसका आ जाएगा 161,672,820, सही है। सो बेसिकली शेयर होल्डर्स के शुरू में इतने पैसे लगे हुए थे कंपनी में, अब साल के आखिर में उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई? बेसिकली प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से बढ़ गई, और हाँ, ये बढ़ गई है कुछ डिवैल्यूएशन की वजह से उनकी वेल्थ कम हो गई, और राइट्स इशू की वजह से भी बढ़ गए पैसे, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई क्योंकि और लोग और पैसे इन्वेस्ट करें, सो ऑन। सही है। अब क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ टू अ कंपनी ऑफ मेकिंग राइट्स इशू अदर देन अ न्यू इशू। राइट्स इशू करने का क्या बेनिफिट है रादर देन डूइंग अ न्यू इशू? तो भाई राइट्स इशू में होता क्या है, देखो, आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, आप नए शेयर्स इशू करते हैं ना, तो इसकी भी एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि अगर नई पब्लिक को कंपनी शेयर्स इशू करेगी तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसको हायर करना पड़ेगा, तो एंड कोई लीगल कॉस्ट है वो ज़्यादा इनकर करनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो है ना आपकी कॉस्ट जो है ना काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करते हो, तो आपकी राइट्स कॉस्ट कम हो जाएगी, लोअर इशू कॉस्ट एज राइट्स इशू इज जनरली मच cheaper
to organize then a new public issue because company saves on advertising and लीगल कॉस्ट। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, ओनरशिप, अगर नए शेयर होल्डर्स आएंगे कंपनी में तो अब वो नए शेयर होल्डर्स भी कंपनी मिलकर ओन करेंगे ना पुराने शेयर होल्डर्स के साथ। तो अब कंपनी तो की ओनरशिप तो 100% ही है, लेकिन अब वो 100% ओल्ड पुराने शेयर होल्डर्स ओन करते थे, अब वो 100% पुराने और नए शेयर होल्डर्स दोनों मिलकर कंपनी को ओन करते। तो इससे क्या होगा, जो प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप या परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, वो कम हो जाएगी। तो इसको डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप या डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इस राइट्स इशू में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर्स मिल रहे होंगे, तो अब प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगी, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो सबकी अब सेम रहेगी। सही है, तो ये भी बेनिफिट है। ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द company will not be diluted as in new shareholders would join in and share ownership with existing shareholders। सही है, तो ये हो गया बेनिफिट। द डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग क्रिएटिंग अ जर्नल रिजर्व। अभी जर्नल रिजर्व नहीं है, तो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर क्रिएटिंग जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में बेसिकली आप रिटेन अर्निंग से ही पैसे जो है ना ट्रांसफर करके आप जर्नल रिजर्व में डाल देते हो, यानी उसमें भी कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट पड़ा हुआ होता है। तो जर्नल रिजर्व बनाने की कंपनी का मकसद ये हो सकता है कि मे बी दे कुड यूज दिस saved profits in journal reserve of bad times। लेट्स से कंपनी का जब इनफ प्रॉफिट्स नहीं हो रहा तो कंपनी ये जर्नल रिजर्व यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू पे आउट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, ताकि वो सेटिस्फाई रहे। या हो सकता है कंपनी को एक्सपेंशन वगैरह करने का यूज़ करिए, तो वो एक्सपेंशन के पैसे जो है ना जर्नल रिजर्व के जरिए जो है ना जर्नल रिजर्व से आ सकते हैं, या कोई नॉन करेंट एसेट खरीदना है एंड सो ऑन। सो दिस कैन जर्नल रिजर्व कैन बी यूज फॉर दीज पर्पसेस। एक्सप्लेन वन रीजन it can be used to fund future expansions such as if the company is planning to start a new फैक्ट्री। सही है, तो इस तरह के मकसद के लिए। थैंक यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।